आप शेयर कर दीजिए, शायद कुछ एक सेकंड में आ जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन भी। हो गया, शुरू हो जाए तो हम शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, हो गया। मुझे लगता है कि शुरू तो हुआ, एक बार बस कंफर्म कर लेता हूँ जी। शुरू हो गया है। हम लोग भी शुरू कर देते हैं, 1 मिनट मुझे दीजिए। ठीक है। शायद आपको भी इनवाइट आ गया होगा। बिल्कुल हो गया जी जी, तो मैं एक बार इसको शेयर कर देता हूँ। जी चलिए, तो फाइनली हो पाया, काफ़ी मशक्क़त के बाद। के बाद बिल्कुल। जी, तो चलिए एक ऑफिशियल थैंक यू पहले हमसे जुड़ने के लिए, एंड स्वागत है आपका। साहित्य मंजरी गपशप हम लोग इसको बोलते हैं, नहीं, जिसमें हम और लोग राइटर से, साहित्य से जुड़े लोगों से बात करते हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा आपका कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे। मुझे राइटर समझ रहे हैं आप, यही बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग आलोक को जानते हैं तो मतलब उनसे वाकिफ ही होंगे, जो नहीं जानते हैं तो आलोक एक राइटर है। मैं तो मानता हूँ द चिरकुट सिंह की पहली नॉवेल थी, पहली किताब। अभी हाल में ही इनकी लाइफ आजकल आई है, जो कि आलोक मैं पढ़ नहीं पाया, शायद अमेज़न पे मुझे दिखी नहीं, या मेरे पिन कोड अवेलेबल नहीं है, मुझे याद नहीं। वो मुझे दिखी नहीं शायद। अभी क्या है, अभी अभी अमेजोन पे नहीं है वो। अभी दूसरा लिंक है, वो पब्लिशर की वेबसाइट का कोई लिंक है, वहां से वहां से जा रही है। क्योंकि मैंने सोचा है कि उसको वो प्री ऑर्डर में थी, अभी अभी डिलीवरी भी नहीं शुरू हुई है। और वो प्री ऑर्डर इसलिए रखा था कि पिछली बार जब मेरी द चिरकुट्स आई थी, या जो और सब जो किताबें हैं जो मैंने ट्रांसलेशन किया है, या बुक फेयर में जो मेरे दोस्त मिले थे, पाठक मिले थे, मित्र मिले थे, उनका कहना था कि उनको ऑटोग्राफ कॉपी चाहिए। तो इसीलिए इस बार ये दूसरी किताब में मैंने ये सोचा कि इस बार ऑटोग्राफ कॉपी देंगे। तो वो सिर्फ वो अमेजोन से संभव नहीं था, तो वो पब्लिशर की वेबसाइट से ही अच्छा। संभव था। तो इसलिए अभी वो प्री बुकिंग वहीं पे चल रही है। अच्छा। और एक बार वो प्री बुकिंग खत्म हो जाए तो सिर्फ वो ही ऑटोग्राफ कॉपीज वहां पे जा पाएंगी, मतलब मिल पाएंगी जिन्होंने प्री बुकिंग में किया, उसके बाद अमेजोन पे आएगा। अच्छा, हाँ, तो ठीक अभी है। अमेजोन पे। चलिए, तो फिर मतलब पब्लिशर की साइट से ही ऑर्डर खरीदना करना पड़ेगा। होगा। हाँ, जी। हाँ, दो तो चार दिन और रहेगा। पहले तो अपने बारे में, हाँ हम्म, हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था 2 4 दिन और तो रहेगा पहले, ऑर्डर लाइफ आजकल का। तो ठीक है। उसके बाद से वो अमेजोन पे आने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। तो अमेजोन से जो लेंगे बस उन्हें यही है कि ऑटोग्राफ कॉपी नहीं मिलेगी, बाकी तो सब कुछ वैसे ही है। अ, तो सबसे पहले आलोक जी अपने बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से हैं, क्या करते हैं, लिखना पढ़ना कैसे चालू हुआ, साहित्य के साथ जुड़ाव कब हुआ, कैसे हुआ? ये मुझे लगता है कि अपने देश में सबका जो पहला जो पढ़ना शुरू हुआ होगा वो कॉमिक्स, या जो बाकी सब पत्रिकाएं आती थी, नंदन, बालहंस, चंपक, लोटपोट, इस तरह की चीजों से हुआ होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। और मेरा भी वैसे ही रहा था। तो कल भी बात हो रही थी। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, मैं शुरू से बता देता हूँ थोड़ा अपने बारे में, शुरू से मैं बता देता हूँ, है ना, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद बाकी सारी चीजें मैं इसमें कवर जी कर जी। लूंगा। हाँ, बाकी सारी चीजें मैं कवर कर लूंगा इसलिए। तो मैं बता देता हूँ कि मेरी पहली किताब द चिरकुट्स थी। और उसके बाद मैंने 3 किताबों का ट्रांसलेशन किया, और उसके बाद अब मेरी दूसरी किताब लाइफ आजकल जो कहानी संग्रह है वो आ रही है। और इसी बीच में मैंने अपनी वॉल पे एक सीरीज शुरू की है, लेखक की कहानी लेखक की जुबानी नाम से।
जिसमें मैं लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग लोगों को लेके आता हूँ, वहाँ पे हम बात करते हैं। तो कल ये बात वहाँ पे भी उठी थी कि मैं कैसे आ गया इसमें, ये लिखने के इसमें और पढ़ने में कैसे इंटरेस्ट आया। तो वही बता रहा था, तो मैं फिर से वही बता देता हूँ कि इंटरेस्ट तो ये नंदन बालहंस और इन सारी चीजों से शुरू हुआ था, और उसके बाद से फिर कॉमिक्स पे चला गया। और कॉमिक्स में सबसे पहले जो मैंने कॉमिक्स पढ़ी थी वो नागराज की जहरीले कॉमिक्स थी, और उसके बाद से फिर ढेर सारी कॉमिक्स पढ़ी। और उसके बाद से फिर प्रेमचंद की जो थोड़ी बहुत कहानियां हाथ लगी, उपन्यास जैसे गबन, गबन की कहानी आज भी मतलब एकदम तरोताजा लगती है। बाकी गोदान और ये सब तो है ही, मतलब गोदान की तो क्या है बात करनी, पर मैंने गबन पहले पढ़ी थी। तो उन चीजों को पढ़ने के बाद अब एक बार प्रेमचंद को पढ़ा तो फिर लगा कि अरे अब ऐसी कहानियां भी होती हैं, मतलब अब ऐसी कहानियां आप पढ़ सकते हैं, ऐसी चीजें अब समझ में आने लगी हैं। तो वो जो मैगजीन नन्हे सम्राट और बालहंस और चंपक से ऊपर उठ के कॉमिक्स से होते हुए जो सफर शुरू हुआ था, वो फिर प्रेमचंद ने फिर साहित्य में जोड़ दिया। और फिर वहां पे एक बार जाने के बाद तो फिर तो मतलब क्या कहें, फिर तो पिटारा ही खुल गया, खजाना ही खुल गया। और वो पढ़ने लिखने का शौक जो लगा, तो फिर पढ़ने का जो शौक लगा, तो वो फिर धीरे धीरे लिखने में तब्दील होके और आज यहाँ तक पहुंचा है। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये और आगे कितना जाता है। तो यही कहानी है बस मेरी। जी, हमें उम्मीद है काफ़ी आगे जाए, और जो लोग फेसबुक लाइव पे देखेंगे इसे, या फिर इसको बाद में जब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा तो वहाँ देखेंगे, तो वो आलोक जी के फेसबुक वॉल पे ये सीरीज़ देख सकते हैं। मैंने टुकड़ों में देखा था एक दो, फिर आई थिंक जिस दिन व्योमा जी आई थी उस हाँ दिन हाँ। मैंने पूरा लगभग देखा था, कल भी देखा। तो बातचीत काफ़ी अच्छी लगी, और जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए सही में अच्छा है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि सब लोग जाके देखें, यूट्यूब चैनल पे भी है आपके शायद। हाँ मेरा, हाँ, तो ऑथर ऑथर आलोक कुमार नाम से जो मेरा चैनल है, अभी हाल ही में शुरू किया है ऐसा कहें, ज्यादा कुछ तो वहां पे भी ये मिल जाएगा। वो मैं इसलिए उसका मैंने भी किया। लिंक डाल दूंगा हाँ डिस्क्रिप्शन बिल्कुल। में। तो वो इसलिए क्योंकि सब लोग फेसबुक पे आके देखना अगर अच्छा नहीं लगता है, तो हम्म, वहां पे भी जाके देख सकते हैं, वो जी। अच्छा रहेगा। अ, आलोक जी, सबसे पहले बात चिरकुट से, क्योंकि एक हम्म तरह से शुरुआत वही थी आपके लिए भी। हम्म मैंने जब पढ़ा था, एक रिव्यू भी मैंने लिखा था साहित्य मंजरी पे हम्म उसका। हम्म सो एक चीज़ जो उसमें सबसे ज़्यादा उभर के आई, वो ये थी कि मतलब एक जिसको मैं कहता हूँ लाइट रीड है बहुत, कि आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं उसको। किसी वीकेंड को जैसे बोलते हैं ना बिंज वॉच करना, तो उस तरह से उसको पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। और अगर खास करके कॉलेज की याद मतलब तरोताज़ा करनी है तो पहले तो ये बताइए कि चिरकुट की जो सफलता है, ये दैनिक जागरण बेस्ट सेलर में भी आई गेस एक बार आई थी, हम्म और शायद कुछ फिल्म भी निर्माणाधीन है इस पे। हम्म। तो ये बताइए, एक्सपेक्टेड था कि इतनी पसंद की जाएगी ये? क्योंकि कई बार क्या होता है, खासकर हम अपनी पहली किताब में, मतलब मैं भी एज अ राइटर मैं बोलूँगा, जब पहली किताब आई थी मुझे लगा यार ठीक है, मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, मतलब पता नहीं कितना पसंद आएगी लोगों को, उतना सोचा भी नहीं, तो उतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। तो पहली किताब में खास करके उतना वो भरोसा नहीं होता कि इतनी नहीं सफलता बिल्कुल, मिलेगी। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। पहली किताब में एक्सपेक्टेशन क्या करें हम, मतलब मतलब वो तो कह सकते हैं कि वो पहला कदम होता है हम्म, इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, लेखन में। और पहले कदम से तो हम मतलब क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, कि पता नहीं, हो सकता है कदम पीछे वापस खींच लेना पड़े, या अब वो राह कैसी है ये भी नहीं पता होता। तो वो सारी चीजें तो अब वहां पे आने के बाद, अब जो 2-3 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे, तब अब धीरे धीरे कुछ चीजें सीख रहा हूँ मैं। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत चीजें सीखी हैं या बहुत हम्म। लोगों को सलाह दे पाऊंगा मैं इस बारे में। तो यही है कि मैं सीख रहा हूँ अभी। और बिल्कुल मुझे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि एकदम सारी चीजें तो अब वहां पे आने के जी सॉरी, अ, बोलिए। हाँ, नहीं। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत उम्मीदें थी कि एकदम से वो बेस्ट सेलर हो जाएगी, और बाकी उस पे 2-3 बार नाटक भी हो चुके हैं दिल्ली में। जी जी। प्ले भी हो चुके हैं उस पे, और बाकी चीजें भी जो अब उसका भविष्य है उसके बारे में अब देखते हैं भविष्य क्या है। तो और तो मैं यही ऐसा कुछ उम्मीद नहीं थी,
बस ये था कि एक कहानी आई थी मन में, और ये था कि भाई इसको लिख दें, दुनिया भी पढ़े, जो कहानी जो मेरे मन में है वो बाकी लोग भी पढ़ लें। और मुझे तो था कि दो चार लोगों को भी पसंद आ जाएगी तो बस बहुत है। लेकिन ये पाठकों का प्रेम ही है कि जी। ये इतनी सफलता मिली उसको। तो बस वही उसी उसी सफलता के दम पे, उसी प्रेम के दम पे ये दूसरी किताब लिखने की जरूरत की है मैंने, जो कहानी संग्रह है। और अब देखते हैं अब इसका भविष्य क्या होता है, अब तो पता चलेगा जब किताब मिलनी शुरू होगी। अ, इसी से जुड़ा एक ये भी सवाल है कि अ, हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक सिंपल कहें तो राइटर कैसे बने, है ना। ये बहुत लोग का सवाल होता है, हमारे पास तो अक्सर आते हैं। राइटर बनने के कैसे बने, इस पे इसके दो हिस्से हैं इस सवाल के। पहला हिस्सा तो वो है कि हम लिखना कैसे चालू करें, कैसे इम्प्रूव करें अपने आप को, अपने लेखन को, कैसे इवेलुएट भी करें कि हम जो लिख रहे हैं वो कैसा है। दूसरा हिस्सा है कि जो थोड़ी बुरी बात भी है कि अक्सर हम कैसे लिखें या कैसे लेखक बने, इससे लोगों का तात्पर्य ये होता है कि हमारी किताब कैसे पब्लिश हो, जो कि सही चीज़ नहीं है। मतलब ये मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कोई किताब पब्लिश नहीं की है, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं। तो ये बताइए कि अगर आपके हिसाब से कैसे बने राइटर। एक तो पहली बात कि ये सवाल मैंने मनीषा जी से भी पूछा था एक बार, वो उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रसंग बताया था कि उन्होंने लिखा और फिर मतलब पहली बार उन्होंने साहित्य मंजरी पे ही लिखा था। और फिर कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने उनको मतलब उन पे कमेंट किए, तो उनको वो एक मोटिवेशन मिला। फिर उन्होंने बोला कि मैं बस लिखती रहती हूँ और किसी ना किसी लोग नोटिस करेंगे, और इसी तरह हुआ उनके साथ। एक चीज़ें हुई, उसके बाद एक के बाद एक नए लोगों से जुड़ा हुआ, नए प्रोजेक्ट से। तो वही, तो नहीं तो आपका क्या नहीं, ओपिनियन है इसके बारे में? नहीं, तरीका भी वही है। और मुझे लगता है आप किसी भी राइटर से अगर पूछेंगे तो उसका जवाब यही होगा कि अगर आपको लिखना है तो लिखते रहिए। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप लिखना सीखें। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप लिखना सीखेंगे। और लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास वो शब्द होने चाहिए। आपकी एक डिक्शनरी जो होती है आपकी, मतलब फिजिकल डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके दिमाग में जो डिक्शनरी है, इतने सालों में कुछ शब्द हमारे पास होते हैं। क्योंकि जब हम कलम उठा के और किसी चीज को लिखना शुरू करते हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि हम हर एक लाइन के लिए जो कुछ हमारे दिमाग में आ रहा है हम डिक्शनरी खोलें और उसमें से शब्द काटे कि कौन सा शब्द है। तो वो नहीं कर सकते हम। तो वो डिक्शनरी हमारे पास होनी चाहिए, हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमारे जहन में होनी चाहिए। और उस क्योंकि लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास शब्द होने चाहिए। और वो शब्द कहाँ से आएंगे? वो शब्द आएंगे पढ़ने से। उसका उसका और कोई उपाय नहीं है। आप शब्दकोश पढ़ के शब्द नहीं सीख सकते। जी। आपको, हाँ, आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आपको लेखन में हिंदी, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी की किताबें पढ़िए। और हिंदी की किताब में जब आप कोई उपन्यास, कोई कहानी या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ ये मत पढ़िए कि वो भाव क्या है, उस उसमें क्या, वो कहानी क्या लिखी। आप उसके एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। अगर आप लिखने के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए कि आखिर लेखक ने वो शब्द वहां लिखा है तो वो क्यों लिखा है। और जी। आ, ऐसा वो शब्द वहां लिखा है तो आखिर लेखक ने कुछ सोच के लिखा होगा। तो आप वो ये कोशिश कीजिए कि उस सोच के पीछे जाइए। वो वहां पे कुछ और भी लिख सकता था और उसने वो नहीं लिखा। क्योंकि हिंदी में तो बहुत सारे शब्द हैं, एक ही मतलब पर्यायवाची बहुत सारे हैं। लेकिन वो लेखक ने एक खास शब्द जो वहां इस्तेमाल किया। तो इस तरह से जब आप शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और इस तरह से धीरे धीरे आपके खुद के, आपका अब जो अपना शब्दकोश है वो बेहतर बनेगा। और तब जब आप लिखने के लिए जाएंगे तो मैं कई बार मैंने देखा है, मैं कहता भी हूँ कि आप अगर बोलना शुरू करते हैं तो आप बोलते चले जाते हैं, बहुत आसान होता है बोलना। बोलने में आपको कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ता है। बट वही चीज अगर कोई कह दे कि आप लिखिए तो फिर समझ में नहीं आता है कि क्या लिखें।
तो ये, हाँ, तो ये कमी दूर होगी पढ़ने से। तो सबसे जरूरी है कि अगर आपको लेखक बनना है तो पहले आप पाठक बनिए, और खूब पढ़िए, रोज पढ़िए, पढ़ते रहिए, और उसके बाद से आप रोज लिखिए। मतलब रोज पढ़िए भी 2-4 घंटे, और 2-4 लाइनें लिखिए भी। और ये लिखते लिखते फिर किसी को पढ़वाइए, फिर खुद भी पढ़िए उसको। जैसे मुकेश कुमार सिन्हा जी से बात हो रही थी मेरी मेरे पे, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी एक कविता 25 बार एडिट की, जो उनकी जी जी, फेसबुक मैं पे ही है। मैं ये वाकया सुन और रहा था, शायद कल ही बात हो रही थी इसकी। हाँ, नहीं, कल तो देवेंद्र प्रसाद से थी, उसके पहले था। तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि 25 बार मैंने एडिट की है वो हम्म, तो यही है, ये सबसे जरूरी है कि जब आप लिखते हैं अपना, तो अपना लिखा हुआ खुद पढ़िए, और तब उसको सुधारते रहिए जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए। बिल्कुल। हाँ, जब जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तब आप किसी और को दिखाइए, और किसी ऐसे को मत दिखाइए कि जो आप कुछ भी लिखते हो तो वो एकदम वाहवाही करता रहे। ऐसे को मत दिखाइए, ऐसे किसी को दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप एक तरीके से अपने आलोचक को दिखाइए, बिल्कुल। मतलब किसी ऐसे दोस्त को दिखाइए जो आपके हर काम में गलतियां निकालता हो, चाहे आप कितना भी अच्छा करते हो उसमें गलती निकाल देता हो। तो ऐसे किसी दोस्त को दिखाइए कि यार देखिए मैंने लिखा है, इसको पढ़ के बता। तो वो जो बताएगा वो फिर और बेहतर बेहतर होगा उसमें। तो ये तो हो गया लिखने का प्रोसेस। इसके बाद अगर छपने के प्रोसेस के बारे में जानना है तो वो थोड़ा और अलग है। तो उसके बारे में बात करनी है अभी, कि उसको रहने दें? करनी तय बाद में आगे कर लेते बात, क्योंकि इससे जुड़े 2-3 और सवाल है मेरे। हाँ, मैं तो भी एकदम रिलैक्स होकर पालथी मार के बैठ चुका हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो एक तो ये बताइए, जैसे आपने भाषा की बात की है ना, सो अक्सर और इसमें लोगों का अलग अलग ओपिनियन है और होना भी चाहिए। सो एक चीज़ ये है कि लोग बोलते हैं कि भाषा ही निर्धारित करती है कि कहानी, कविता कुछ भी अच्छी है या नहीं। जैसे क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हिंदी का, जिसको कई लोग शुद्ध हिंदी कहते हैं, जो कि वाकई मतलब उसको संस्कृत निष्ठ हिंदी कहें तो शायद ज़्यादा अच्छा हो। तो बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ उसी में लिखना, और एक जो धर्रा बन गया जो जो वो पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हम आज अगर कुछ पढ़ते हैं प्रेमचंद का लिखा, तो वही चीज़ हम आज बोलचाल में प्रयोग नहीं करते हैं, हम कुछ और बोलते हैं। और वो इसलिए क्योंकि प्रेमचंद जब अपने समय में शायद साहित्य पढ़ते होंगे, तो वो चीज़ पढ़ते होंगे जो कि वो बोलचाल में प्रयोग ना कर रहे हो। बेशक। हाँ। तो बहुत लोगों के दिमाग में बस यही संशय बना रहता है कि क्या हमें उसी तरह लिखना है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, या जो संस्कृत निष्ठ जिसे कह लें वैसा ही लिखे, या हम जिस भाषा में बोलते हैं क्या उसमें भी लिख सकते हैं। और बहुत लोगों, खासकर जो भी आंचलिक शब्दों का प्रयोग है, बहुत लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ किया है। जैसे रेणु को आप पढ़ें या नागार्जुन को पढ़ें, तो मतलब कितना बेहतरीन प्रयोग है। लेकिन वही पाठक जो कि अब राइटर बनना चाहता है, वो कई बार इससे हिचकिचाता है कि मैं आंचलिक शब्द कैसे प्रयोग करूं। तो अ, नहीं, उस नहीं नहीं, वो सही बात है, इस तरह की बात चलती रहती है। और मैं एक और अभी अभी का इंसिडेंट अगर अपनी किताब के बारे में बताऊं, तो किसी ने मेरी किताब का सिर्फ टाइटल देख के, लाइफ आजकल देख के, और घोषित कर दिया कि भाई ये कैसा साहित्य है, इस तो सब बर्बाद हो जाएगा, ये क्या फालतू की चीज लिख रहे हैं। और ये मतलब उन्होंने घोषित कर दिया कि भाई ये तो साहित्य है, ये तो बेकार चीज है, इसको पढ़ना ही नहीं। तो सिर्फ टाइटल देख के। तो बात सही है आपकी कि लोग जो हैं इस तरह की बातें करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं अगर कहूँ, एक एक अगर एक दौर था, मैंने सुना है, ऐसा कहीं पढ़ा है शायद, एक दौर था जब लिखने वाले जो लोग थे वो हम्म, ये सोचते थे कि वो जो लिख रहे हैं वो सिर्फ वही व्यक्ति पढ़े जो उसके मतलब जो उसके जितना ही बुद्धिमान हो, एक तरीके से कहें हम्म, कि मतलब जिसको उसका लिखा हुआ समझ आ सके, वही उसका लिखा हुआ पढ़े, हर हम्म, कोई ना पढ़ने लगे, ताकि उन लोगों की, उन लिखने वाले लोगों की एक क्लास बरकरार रहे कि भाई हम श्रेष्ठ हैं, और तुम लोग क्या पढ़ोगे, तुम्हें तो हमारी बात ही नहीं समझ में आएगी, हम ऐसा लिख देंगे।
तो मुझे लगता है वो एक दौर था, एक जमाना था जब वो ऐसा करते थे। लेकिन हमारा हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद अभी का ये है कि आ, हर वो व्यक्ति जो पढ़ सकता है, जो हिंदी पढ़ सकता है, जिसको हिंदी के अक्षरों का ज्ञान है, वो किताब पढ़े, वो कहानी पढ़े, उसको इंटरेस्ट आए उस कहानी को पढ़ने में। अब अगर हम उसमें ऐसी कठिन भाषा का इस्तेमाल करने लगे जो उसने मतलब वो बोलचाल में तो इस्तेमाल करना छोड़िए, उसके लिए उसको शब्दकोश लेके बैठना पड़ेगा, तो फिर तो वो किताब क्यों पढ़ेगा, फिर वो वहां से चला जाएगा। तो इससे इससे नुकसान किसका होगा? इससे उस व्यक्ति का मुझे नहीं लगता कोई खास नुकसान होगा, इससे हिंदी का ही नुकसान होगा। क्योंकि जो एक पाठक मिल सकता था हमें, जो मतलब किताब पढ़ने से किसी का कुछ खराब तो नहीं होता है, मुझे नहीं लगता कि किताब पढ़ के किसी को कोई नुकसान होता हो। अब ये चीज मैं ये नहीं कह सकता कि वेब सीरीज देख के या फिल्म देख के नुकसान होता है कि नहीं होता है। मैं उतना श्योर नहीं कह सकता हूँ कि वेब सीरीज देख के या फिल्म देख के किसी का नुकसान नहीं होता है, ये तो मैं नहीं कह सकता। पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि किताब पढ़ के किसी का नुकसान नहीं होता होगा। तो हम अगर किसी का भला कर सकते थे कि वो हमारी किताब पढ़ता और वो पढ़ने से कुछ सीखता, कुछ उसका फायदा होता, उसका भी फायदा होता, हिंदी का भी फायदा होता, हमारा भी फायदा होता, तो वो हमने खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि हम इस स्तर का लिखना चाहते थे कि जो सिर्फ हमारे जैसा व्यक्ति पढ़ पाए, और अगर कोई और पढ़ने की कोशिश करे तो उसको दो चार शब्दकोश रखने पड़े। तो इससे फिर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास विकास होने वाला। तो अभी अभी तो ये दौर है कि भाई आप हिंदी वैसी ही लिखिए जैसी आप बोलते हैं, ताकि पढ़ने वाले को भी लगे कि हाँ ये हमारे बीच की कहानी है। और हम ये ऐसा नहीं है कि ये राइटर लोग जो होते हैं ये कुछ अलग दूसरे ग्रह से आए होते हैं, यही हमारे बीच के ही लोग हैं। और इनकी कहानियां पढ़ी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। और हमारा भी ये उद्देश्य है कि पाठक हमसे जुड़े, और वो जुड़ेगा तभी जब उसको हमारा लिखा हुआ समझ में आएगा। हाँ। तो इसीलिए मैं भी ऐसी भाषा लिखता हूँ, ऐसी भाषा इस्तेमाल करता हूँ जो सबको समझ में आए, जो हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरी पहली किताब में मैंने द चिरकुट्स लिखा था, उसके लिए भी मुझे काफी आलोचना झेलनी पड़ी कि भाई ये क्या लिखा है, इसका तो मतलब चिरकुट शब्द होता है खाली हिंदी में, ना तो द होता है ना चिरकुट्स होता है। कुछ होता है। तो लेकिन मैंने लिखा था, और बहुत लोग ऐसे मतलब आलोचना किसी एक आध व्यक्ति ने की होगी, लेकिन बहुत सारे मेरे पाठक ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि अरे हमें टाइटल बहुत बढ़िया लगा, हमने तो टाइटल देख के आपकी किताब खरीदी। तो और मतलब टाइटल देख के किताब खरीदी, उसके बाद किताब अच्छी भी लगी, ऐसे नहीं है कि सिर्फ टाइटल ही उनको अच्छा लगा। तो मेरा तो यही मानना है कि भाषा को इतना भी कठिन नहीं हो जाना चाहिए कि वो समझ ही ना आए और पाठक वहां से चला जाए वापस। तो जो है वो आए, और उसके लिए सुलभ हो। चीज जब सुलभ होगी तो फिर सब लोग आएंगे, उसको लेने के लिए आएंगे। तो हमें कठिन नहीं करना है चीजों को, हमें आसान रखना है। और सबसे आसान तो यही है कि भाई हम जैसा बोल रहे हैं वैसा लिख दे, पाठक भी जैसा बोल रहा है वैसा पढ़ ले। बिल्कुल। तो सबके लिए आसान है, सबके लिए फायदा है, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, कठिन नहीं रखना चाहिए इन चीजों को। जी। एक चीज खास तौर पे बहुत लोग जानना चाहते हैं, और मैं खास तौर पे जानना चाह रहा था। आपने 3 किताबें अनुवाद की हैं, तो इसका जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि लीगली मतलब ये प्रोसेस कैसे होता है कि अगर कोई प्रकाशक आपको अप्रोच करता है कि आप इस किताब को ट्रांसलेट कर दीजिए, या आप खुद जाके कोई किताब उठा के ट्रांसलेट करके किसी प्रकाशक के पास भेज सकते हैं, तो इसके बारे में बताइए। नहीं, मैंने जो 3 किताबें की हैं, अगर मैं उसकी जर्नी की बात करूं, तो ये मेरे पास तीनों ऑफर प्रकाशक की तरफ से आए थे। अच्छा। और मैं वो भी बताऊंगा कि क्या हुआ था, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूँ कि मेरे पास तीनों ऑफर प्रकाशक की तरफ से आए थे। और सबसे पहला ऑफर था द प्रिंसेस एंड द गॉब्लिन नाम की किताब का, जिसको मैंने ट्रांसलेट किया, और वो चली गई राजकुमारी और शैतान बौने के नाम से। अनुवादित होने के बाद वो राजकुमारी और शैतान बौने बनी। और उसका अनुवाद देखने के बाद फिर एक दूसरे प्रकाशक ने, जहां से मेरी अभी लाइफ आजकल आ रही है, मतलब पहला जो था द प्रिंसेस एंड द गॉब्लिन या राजकुमारी और शैतान बौने, वो सूरज पॉकेट बुक्स से आई थी। और अभी उसके बाद जो दूसरी किताब थी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से आई।
फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से ही कहानियां के कोलेबोरेशन से मेरी लाइफ आजकल भी आ रही है। और उसके बाद से फिर से सूरज पॉकेट बुक्स की तरफ से मुझे जेम्स शेडली चेज की एक किताब है यू आर डेड विदाउट मनी, उसका ऑफर आया और उसको मैंने ट्रांसलेट किया। तो मुझे जो तीनों ऑफर आए वो प्रकाशक की तरफ से है। लेकिन इसका प्रोसेस ये होता है कि कुछ किताबें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में होती हैं, जो फ्री होती हैं। जी। और हाँ, मुझे शायद कुछ 150 साल या कितना ऐसा कुछ टाइम होता है। राइटर के मरने के 60 साल बाद वो इंडियन कॉपीराइट लॉ है। हाँ, तो मतलब वो वही होता फ्री है। हो जाती है। हाँ, तो वो फ्री हो जाती है किताबें। तो अगर कोई ऐसी किताब तो फ्री है, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, तो उसका तो आप अनुवाद बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो अनुवाद करने के बाद उसको छापेगा कौन? अनुवाद करके लेके गए और प्रकाशक ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम अनुवादित किताबें नहीं छापते, तो आपके अनुवाद में कोई फिर, हाँ, उसके लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं आजकल। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब जैसे साहित्य मंजरी है, आप अनुवाद कर दिए, आप वहां पे लिख दीजिए, वहां पे दे दीजिए, पाठक वहां से जुड़ जाएंगे आपसे। लेकिन वो पब्लिक डोमेन की किताब होनी चाहिए, नहीं तो इसमें फिर लीगल प्रॉब्लम, कानूनी समस्याएं, अड़चने बहुत आएंगी। और दूसरी चीज जो है, जो प्रकाशक से मेरे पास ऑफर आया, उसमें प्रकाशक उस लेखक का अधिकार ले लेता है अनुवाद। अच्छा। मतलब प्रकाशक उस लेखक को संपर्क करता है, उससे बोलता है कि भाई मैं आपकी किताब का अनुवाद करना चाहता हूँ। और अगर दोनों सहमत हैं उस चीज को लेके, अगर लेखक अधिकार दे देता है, तो फिर आराम से अनुवाद होता है, फिर कोई समस्या नहीं। तो अगर किसी का ऐसा मन है कि वो अनुवाद करना चाहता है, तो अगर पहले उस लेखक से संपर्क करें, और उसकी लेखक की सहमति के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। ये है बिल्कुल, वो सीधी तो सी बात। हाँ, इलीगल तो तो है हाँ, ही और अनएथिकल भी है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत बिल्कुल। मेहनत लगती है। बहुत मैंने मेहनत अपनी मैंने अपनी कविताएं कुछ कुछ वेबसाइट्स पे देखी है, जो कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी विजिट की हैं। मतलब जो किताब में छप चुकी कविताएं हैं, वो मैंने एक दो वेबसाइट्स पे देखी हैं। तो तो और इसी को लेके मैं तो ये कहूंगा कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो साहित्य मंजरी के जो पाठक हैं, जो देख रहे हैं, आजकल ये किताब का पीडीएफ बना के जो चोरी करने का जो दौर शुरू हुआ है, तो कृपया करके उसको बढ़ावा ना दें। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको मोबाइल पे ही पढ़ना, तो किंडल पे है, आप किंडल पे पढ़ लीजिए। या बहुत सारी और जगह हैं, जैसे साहित्य मंच है, आप वहां से पढ़ लीजिए। कहानियां.com है, आप वहां से पढ़ लीजिए। आपको पढ़ने का इतना ही शौक है तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, अगर आपको मोबाइल पे पढ़ना है। लेकिन ये मत कीजिए कि किसी लेखक ने बहुत मेहनत करके कोई किताब लिखी है, किसी चोर ने उसकी पीडीएफ बना दी, मैं तो चोर ही कहूंगा, चोर, हाँ, बिल्कुल। डकैत, लुटेरा, जो भी कह लीजिए, उसकी पीडीएफ बना दी, और आप उसकी चोरी में उसका साथ दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये ऐसा हो गया कि आप उसके चोरी के माल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी उसमें अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसा ना कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए इस तरीके से। अगर कोई भेजता है आपको, तो आप उसको भी मना कीजिए कि भाई ऐसा मत करो, ये नहीं करना चाहिए। और अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो कम से कम आप इतना मानिए कि आप उसको आगे मत भेजिए, आप भी मत पढ़िए, आप भी डिलीट कर दीजिए। हाँ, और क्योंकि हाँ, हाँ, आपने ये सही बोला है ना। आई थिंक अभी शायद सत्यव्यास बहुत जोर शोर से बीच में फेसबुक पे लिख रहे थे इसके बारे में, हाँ, और बिल्कुल। जो सही भी है। और मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था भी इतनी सुलभ होनी चाहिए कि मेरे लिए आसान हो कंप्लेन करना। उदाहरण के लिए, जब मैंने देखा वो कि मेरी किताब में छपी हुई कविता कहीं है, तो अब मुझे पता है कि अगर मैं उस कानूनी पचड़े में पड़ूं, ऐसा मतलब कुछ बहुत ज़्यादा चला नहीं जाएगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। मतलब इसको नुकसान को क्वांटिफाई कर पाना कि वो उस पेज पे नहीं होता तो मुझे शायद इतने का मुनाफा होता, इतने ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो अच्छा तो नहीं लगता कि बिना आपसे, और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपसे लोग सहमति आपसे पूछे, तो शायद आप ही बोल देंगे। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए, मैं बोलता कि ठीक है, ये दो कविताएं मैं आपके साइट पे डाल देता हूँ। सो वो है। और पढ़ने के लिए, जैसा आपने बताया, बहुत सारा है, प्रतिलिपि है, कहानियां हैं। बहुत बड़े बहुत राइटर्स को जगह पढ़ना है तो बहुत। कविता कोश, गद्य कोश तो मतलब अलग लेवल पे, साहित्य मंजरी पे है। और साहित्य मंजरी पे पब्लिक डोमेन के तो इसके बारे में हमें ये भी पता चला कि हमें कई बार
ऐसा आता भी था कि साहित्य मंजिल पे आप तत्कालिक जो राइटर्स हैं उनकी रचनाएं तो रखते भी हैं, तो आप जो पुराने राइटर्स हैं उनकी भी कहानियां लिखें। तो फिर हमने एक बार पूरा छानबीन का प्रोसेस, मतलब छानबीन शुरू किया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कौन प्रकाशक है, किनके पास हम जाएं। और उसी दौरान हमें ये पता चला कि ये जो पब्लिक डोमेन में कॉपीराइट लॉ जो है उसे हमने ध्यान से पढ़ा, लॉयर के पास गए उनसे कंफर्मेशन लेने के लिए, और उसके बाद हम लोग भी पब्लिक डोमेन की कुछ कहानियां हर हफ्ते एक ऐसे छापते हैं। तो है, सही बोला आपने कि जगहें बहुत हैं, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। और नहीं किंडल पे तो खैर बहुत ही आसानी से मिल जाता है और रीडिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। नहीं, और असल में उसका उसका कारण वो सिर्फ किताबों की पायरेसी को लेके ही नहीं है, वो फिल्मों की पायरेसी को लेके भी है। तो हाँ, ये जो एक आदत हमने विकसित की है फिल्मों की पायरेसी से, वही आदत किताबों की पायरेसी में जा रही है। और जब वो फिल्म वाले अपना पायरेसी नहीं रोक पा रहे हैं, तो तो हम हम तो लोग, बहुत छोटे लोग हैं। हाँ, तो हम हमसे कहाँ से रिक्वेस्ट रोक कर पाएंगे? सकते हैं। इसका हाँ, इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपने पाठक को बोलें कि भाई आप ऐसा काम मत कीजिए, आप उसकी चोरी में हिस्सेदार मत बनिए और दूर रहिए इन चीजों से। तो हम सिर्फ यही यहाँ से अपील कर सकते हैं और देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है अच्छा ही होगा। दो वजह हैं उसकी, क्योंकि मेरा मानना है कि कई लोग पायरेसी करते हैं, ठीक है। कई लोगों को एक्चुअली कभी ये अनुभव नहीं होता, ये वो रियलाइज नहीं करते कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। गलत है, बहुत वो लोगों को गलत लगता है, मैं तो कुछ लोगों को सही में लगता है कि वो साहित्य सेवा कर रहे हैं, कि किसी का पीडीएफ बनाया मेहनत करके और उसको 10 जगह, अरे मैं ऐसे लोगों को जानता था कॉलेज के दिनों में, जो कि कुछ कहानियां लेके 5-6 कहानियां संकलित करके उसमें एडिटिंग करके थोड़ा कि कुछ गलती ना हो अपने तरफ से उसका पीडीएफ बना के वो सर्कुलेट करते थे, उनको लगता था कि वो साहित्य सेवा कर रहे हैं। तो कई बार लोगों को भी पता नहीं होता। और जैसे फिल्मों के साथ वो थोड़ी पायरेसी कम हुई, क्योंकि अवेलेबल बहुत आसानी से होने लगा। मतलब है। कई बार क्या होता है कि मैं पैसा खर्चने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तैयार हूँ, मुझे मिल नहीं रहा दिखे तो, जैसे मुझे है, मिल याद है नहीं कि रहा है, सही बात। मैं तभी शायद हैदराबाद में था जब ये पंच लाइट करके एक फिल्म आई थी। फिल्म आई थी, हाँ। हाँ, और मैंने सोचा मैं तो देखूंगा, हैदराबाद में कहीं नहीं लगा, कहीं वो मूवी लगी नहीं। फिर मैंने सोचा चलो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे देख लूँ, कहीं ढूंढा नहीं मिला। तो फिर मैंने आज तक नहीं देखी, मतलब, और बहुत अच्छी कहानी है, तो मैं देखना चाहता कि रेणु जी की जो कहानी है वो कैसे फिल्म में बनी है, फिल्म तो में देख बनी है। नहीं पाया वो मैं। सो कई बार ये भी होता है कि आप पाठकों को सुलभ कराए, जैसे खैर अभी तो काफी सुलभ है, किंडल है ही, और किंडल से ही एक नया एक प्रश्न समझ में आता है कि पहले क्या था, लेखक प्रकाशकों पे बहुत ज्यादा निर्भर होते थे, मतलब एक तरह से मनमानी चीज थी। क्या आपको लगता है कि ये चीज अब कम हुई है किंडल के आने से या ऑनलाइन पब्लिकेशंस के आने से? जैसे दूसरे दिन व्योमा जी जब बात करी थी आपसे, तो उन्होंने बोला कि हमारा भी तो वही है कि आप हमारे वेबसाइट पे कहानियां छापें और आपको रॉयल्टी भी मिलती है। सो वो बिल्कुल। भी एक जरिया है। तो आपको लगता है कि वो प्रकाशक हाँ, का जो, मतलब एक तरह से मनमाना ये वर्चस्व रवैया था। था, हाँ, हाँ, वो वो चला गया है अभी? एकाधिकार था। नहीं, एकाधिकार था। हाँ, चला तो नहीं गया है, क्योंकि हमने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया है। और एक और रीजन है उसमें कि किंडल पे पढ़ना सबको अच्छा नहीं लगता। जैसे मुझे खुद को बिल्कुल। मोबाइल पे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मुझे मुझे किताब हाथ में लेके जो किताब की फीलिंग है, चाहे जी, पेपरबैक हो या हार्ड कॉपी हो, वो गुलजार साहब पढ़ना ने तो अच्छा गुलजार साहब ने तो कविता ही लिख दी थी उस पे, किताबें तो झांकती है वही बंद बात अलमारी के शीशों से। जी। है। हाँ, किताब का मतलब अभी तक हमारे दिमाग में वही है। शायद दौर बदल जाए 5-10 साल में या जो भी जितने टाइम में, तो वो अलग चीज है। लेकिन उससे एक चीज है कि जो प्रकाशकों का जो एकाधिकार है, इसमें कुछ हमें लेखकों को कुछ काम करने की जरूरत है कि अगर लेखक एकजुट हो, अपने अधिकारों को समझें। सबसे जरूरी है कि लेखक को अपने अधिकार को समझना चाहिए कि लेखक के अधिकार क्या है, क्योंकि जब वो अपने अधिकारों को जानेगा, तभी वो प्रकाशक के मनमानी चीजों को रोक पाएगा। हम्म। और
कई तरह की चीजें होती हैं उसमें। एक तो सबसे जरूरी चीज है कि जब एक और चीज है जो उससे पहले है कि आपकी किताब छपेगी क्यों। आपने किताब लिख ली, आप प्रकाशक के पास लेके गए, प्रकाशक को अच्छी नहीं लगी, प्रकाशक बोलेगा नहीं मैं नहीं छाप, तो ठीक है, आप अगर आप प्रकाशक के पास लेके जाइए, आप उस किताब को और बेहतर कीजिए। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि हम अब उन किताबों की बात कर रहे हैं कि जो किताबें बहुत अच्छी है, मतलब किसी लेखक ने एक बहुत अच्छी किताब लिख ली, अब उसे उस किताब को छपवाना है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रकाशक के पास जाएगा, प्रकाशक ने वो किताब उसकी छाप दी या छापने के लिए तैयार हो गया, तो वहां पे लेखक बात समझ ले कि उसके अधिकार क्या हैं उस किताब को लेकर, जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको अच्छे से पढ़े, उसको अच्छे से समझे। और अगर लेखक जागरूक होगा, जैसे हम अभी पाठक को जागरूक तो बात करने जागरूक करने की बात कर रहे थे, वैसे ही हमें लेखक को जागरूक भी करना है। तो अगर लेखक जागरूक होगा तो ये प्रकाशकों का एकाधिकार बिल्कुल खत्म होगा। और जरूरी है कि लेखक अपने अधिकार को समझे, और फिर भी अगर उसे लगता है कि नहीं, या उसकी किताब अगर कोई भी प्रकाशक छापने को तैयार नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे प्रकाशक हैं जो ट्रेडिशनल प्रकाशक हैं, जो किताबें छापते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं। और तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो बेशक वो अपनी किताब किंडल पे डाल दें, और किंडल पे जब किताब जाएगी, लोग उसको पढ़ेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे, तो ये भी हो सकता है कि प्रकाशक खुद उठ के आए और बोले कि हमें आपकी किताब को पेपर बैक में लेके आना है। तो एक तरीका तो ये है, या बहुत सारी जगह, सिर्फ किंडल ही नहीं है, बहुत सारी जगह कहीं भी लिख सकते हैं, वहां लिख दे। और दूसरा, अगर नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना है, उसको अपनी किताब पेपर बैक में लेके आनी, तो वो प्रकाशक के पास अगर जा रहा है तो वहां पे अपने अधिकारों को ध्यान रखे, कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह पढ़े, अच्छी तरह समझे, तभी इस ये प्रकाशकों का जो मनमानापन चल रहा है उससे बचा जा सकता है। तो इस बारे में मैं एक और चीज कहूंगा कि इसी लेखक को जागरूक करने की जो बात कही है, तो इसको जो मेरी लेखक कहानी लेखक की जुबानी नाम की सीरीज है, उसमें मैं धीरे धीरे इन चीजों को लेके आऊंगा, और कोशिश है कि मैं कुछ ऐसे प्रकाशकों को भी लेके आऊं, या कुछ ऐसे कानून के जानकारों को भी लेके आऊं, जो लेखक के जो अधिकार हैं उनको अच्छी तरह से समझा सकें कि लेखक के अपने क्या अधिकार हैं और प्रकाशक के मनमानेपन से किस तरह से बचा जा सकता है। तो इस तरह की चीजों की मैं कोशिश में हूँ, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है, वहां पे भी ऐसी बातें होती रहेंगी। जी बिल्कुल। और वही आप वो सीरीज मुझे भी पसंद है। जैसे मैंने बोला कि पहले तो टुकड़ों में देखा, लेकिन एक जब बातचीत पूरी सुनी मैंने तो समझ में आया कि मैं तो फिर भी चूंकि काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ इनसे, तो इस क्षेत्र में भी हूँ काफी दिनों से, तो मुझे फिर भी रिलेटिवली ज्यादा पता है। लेकिन बहुत लोग जिनको कि बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास मेल आते हैं या फेसबुक पे भी लोग मैसेज करते हैं, तो कई बार देख के समझ में आता है कि कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं। उनको ये पता है कि वो लिखना चाहते हैं, लेकिन कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है उनको बिल्कुल नहीं पता। तो ये एक अच्छी पहल है आपकी। हम लोग भी समय समय पे गाइड करते रहते हैं जो भी आते हैं हमारे पास। नहीं, जरूरी है, जरूरी है। तो प्रकाशक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो आपने 3 प्रकाशकों के साथ काम किया है। पहले हिंद युग्म के साथ आपकी पहली किताब छपी, अभी फ्लाई ड्रीम्स के साथ, इससे बीच में सूरज पॉकेट बुक्स में भी एक अनुवादित किताब आपकी छपी। तो आपके अनुभव अलग अलग क्यों रहे? तो जैसे एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि क्या एक राइटर, बहुत बार होता है, बहुत सारे राइटर्स के साथ होता है कि वो सारी किताबें एक ही प्रकाशक से छपवाते हैं, और बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो कि 2-3 अलग अलग प्रकाशकों से छपवाते हैं। किसी में कुछ अच्छी बातें हो सकती है, किसी में थोड़ी कुछ कमियां हो सकती हैं। तो ये बताइए कि 3 अलग अलग प्रकाशकों के साथ छपने का आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, ये प्रश्न कई लोगों ने मेरे से पूछा है, और लोग मेरे से कह रहे हैं कि 3 अलग अलग प्रकाशक से मैंने अपनी किताबें छपवाई हैं। तो मैं तो पहले ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है। मेरी जो किताब है, जो मेरी अपनी किताब द चिरुट्स है,
तो वो हिंदुगम प्रकाशन से आई है, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई संशय नहीं। उसके बाद जो सूरज पॉकेट बुक्स के साथ मैंने 2 किताबों का अनुवाद किया है, राजकुमारी और शैतान बौने और जेम्स हेडली चेज, जिसका नाम हिंदी में दौलत के खेल है, दौलत दौलत का खेल है। तो इन दोनों में ये हुआ है कि प्रकाशक ने मुझे संपर्क किया और कहा कि ये अनुवाद करना है और क्या आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे पास उस वक्त टाइम था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं, क्योंकि कहानी, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा अपनी कहानी में ही मैं सोच रहा था उस टाइम पे, अपनी कहानियों के बारे में सोच रहा था, उपन्यास के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था मुझे जिस पे उपन्यास लिखा जाए। तो और मैं खाली नहीं बैठना चाहता था, मैं मतलब वो अपनी टाइपिंग और उंगलियां चलाते रहना चाहता था कि फ्लो बना रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, आप ले आइए, अनुवाद करना है तो मैं अनुवाद कर देता हूँ, मेरी भी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी और मेरा कोई ऐसा खास नुकसान नहीं हो रहा। तो वो प्रकाशक ने मुझे संपर्क किया। तो ये तो बात हो गई सूरज पॉकेट बुक्स की, कि उनके साथ मैं अनुवाद से जुड़ा, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, उन्होंने एक मुझे काम दिया एक तरीके से कि भाई ये काम है, कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और रही बात अभी की किताब की और ड्रीम पब्लिकेशन, तो इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन का कहानियां से कोलेबोरेशन हुआ है और कहानियां फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन का कंटेंट पार्टनर है। और ये जो मेरी किताब है लाइफ आजकल, इसकी 60% कहानियां कहानियां.com पे थी। अच्छा। तो हाँ, तो ये इसमें मतलब वो जो 60% कहानियां जो मैं कह रहा हूँ, वो एक्चुअली 100% था। 100% मैंने कहानियां.com को दिया था, उन्होंने मुझसे संपर्क किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि वही द चिरकुट्स पढ़ने के बाद। और मैं ये भी कहूंगा अपने जो लेखन के क्षेत्र में जो आना चाहते हैं और जो लेखक बनना चाहते हैं, कि इसके बाद आपके स्कोप कितना है आपके पास। कि मैंने द चिरकुट्स लिखी और उसे लोगों ने पसंद किया। उसके बाद कहानियां.com से मेरे पास ऑफर आया कि आपके पास अगर कुछ कहानियां हैं तो हमें दे दीजिए, हम उसे अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। तो मैंने अपनी कुछ कहानियां उन्हें दे दी थी और वहां से वही कहानियां फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशंस ने, उन्हें कुछ कहानियां अच्छी लगी तो उन्होंने कहानियां.com से बात की, कहानियां से बात की और कहा कि हमें आलोक कुमार की ये जो लाइफ आजकल जो सीरीज, वहां पे भी इसी नाम से था, लाइफ आजकल की नाम से था, अच्छा। उसको किताब के फॉर्म में लेके आना, उसको पेपर के फॉर्म में लेके आना। तो ठीक है, तब मेरे से फ्लाई ड्रीम ने संपर्क किया, फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन। और इससे पहले मैं फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशंस के लिए जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का ट्रांसलेशन कर चुका था। तो उन्होंने भी ट्रांसलेशन के लिए, उन्होंने वो प्रिंसेस एंड द गॉब्लिन का ट्रांसलेशन देखने के बाद फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ने मुझसे संपर्क किया था कि एक और किताब है, अगर आप इसका ट्रांसलेशन कर दें। तो मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी किताब है, इसकी तो फिल्म भी मैंने देखी है, तो और मैं बिल्कुल ट्रांसलेशन करूंगा। और ट्रांसलेशन करने के दौरान मुझे पता चला कि इसकी जो मैंने फिल्म देखी है, वो फिल्म और इस किताब का तो कोई मेल ही नहीं है। यहाँ तक कि उस फिल्म में सिर्फ उस किताब का जिक्र है और अच्छा। वो किताब की कहानी और फिल्म की कहानी बिल्कुल ही अलग अलग। तो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से मैं इस तरह से जुड़ा कि उन्होंने मुझे अनुवाद का काम दिया, उन्होंने कहा कि आप इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए। द चिरकुट्स के बाद मैं कहानियां से जुड़ा, उन्होंने कहा कि आप अपनी कहानियां कुछ दे दीजिए। और वही फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन मेरी कहानियां जब देखी कहानियां पे, हम्म। तो उन्होंने कहा कि हम इसको पेपरबैक में लेके आना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और थोड़ा पेपरबैक के हिसाब से लिखना पड़ेगा। मैंने कहा हम्म। बिल्कुल ठीक है, कर देते हैं। तो वो चेंज करने के दौरान ही वो 40% किताब बदल गई, 30 से 40% वो कहानियां पूरी बदल गई। तो अब वो किताब की फॉर्म में आ रही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ मैंने द चिरकुट्स के लिए हिंदुगम से संपर्क किया था और वहां से मैं अपनी किताब लेके आया था। उसके बाद से चाहे कहानियां हो, चाहे सूरज पॉकेट बुक्स हो, चाहे फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हो, इन लोगों ने मुझे संपर्क किया। और तो इसके लिए तो मैं अपने पाठकों का आभार मानता हूँ कि उन्होंने मेरी किताब को इतना पसंद किया कि जो थोड़ा बहुत वहां से जो नाम बना वो इन लोगों ने देखा और ये लोग फिर मेरे पास आए। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रकाशक बदल रहा हूँ या इधर उधर जा रहा हूँ। ये बस संयोग है कि इधर उधर बिखरी हुई कहानियां अलग अलग प्रकाशकों को मिल रही है या उनसे मैं जुड़ पा रहा हूँ और अलग अलग तरह के लोगों से काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। मेरा खुद का भी अनुभव बढ़ रहा है।
बहुत सारी चीजें मैं भी सीख रहा हूँ। ये अनुवाद के बारे में मैंने जो आपको बताया वो सब अनुवाद करके ही मैंने सीखा है, नहीं तो उसके पहले मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। तो बस ये संयोग है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। नहीं, अच्छी बात है। जैसे आप जो बोले उससे वो प्रेमचंद का वो काफी प्रसिद्ध उनका एक कोट है कि मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन मैं नहीं लिखता उस दिन मुझे खाने का हाथ नहीं है। बिल्कुल 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 तो वही। हाँ, तो मैंने भी कहा कि भाई मेरा लिखना रुकना नहीं चाहिए, चाहे तो अब लिखने के लिए मैंने कहा चलो अपनी कहानी नहीं है तो दूसरे की कहानी का अनुवाद कर देते हैं, और किसी को अच्छा पढ़ने को मिलेगा तो ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी थोड़ा, मेरे पास भी कुछ शब्द आएंगे। तो वही है, मजदूर की तरह मैं बस लिखता रहा था। अब किताब पाठकों के पास पहुंचने वाली है, पाठकों की किताब है। अब देखते हैं उस किताब का क्या अंजाम होता है। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है। तो जो भी ये देख रहे हैं ये तो है कि अगर एक बार अपने अच्छा काम कर लिया काफी ईमानदारी से, तो शायद आप प्रकाशकों के पीछे नहीं भागना होगा। प्रकाशक भी कई बार आएंगे बिल्कुल आपके पास खुद ही। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। अब स्कोप वही की तो, बात एक। हाँ जी, बोलिए। नहीं मैं कह रहा था कि अगर आपने अच्छा लिखा है, अगर आपका लिखा हुआ पाठकों को पसंद आता है, तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रकाशक खुद ही आ जाएंगे। तो आप अपनी लेखनी सुधारते रहिए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने स्कोप की बात की आलोक जी, तो स्कोप से कई बार लोग पूछते हैं कि अब एक उदाहरण ले लीजिए कि एक एक पाठक है हमारे साहित्य मंजिल पे, काफी दिनों से हैं, मतलब हमारे फेसबुक पोस्ट होते हैं उस पर कमेंट करते हैं, एक दो बार वो आए भी। और काफी दिनों के बाद उन्होंने बोला कि मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ, बहुत दिनों से लिखने का सोच रहा हूँ, तो मुझे लिखना है, आप मुझे गाइड कर दीजिए। तो मैंने बोला कि दो तीन तरीके हैं। एक तो है कि आप लिखिए, दोस्तों को दीजिए, जिससे आपको सही फीडबैक मिले। अगर आपको जेन्युइन फीडबैक लेना है तो आप कहीं डाल दीजिए, साहित्य मंजिल पे डाल दीजिए। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, साहित्य मंजिल तो अकेली वेबसाइट से अकेली वेबसाइट है नहीं, बहुत जगह है। कुछ जगह आपको मतलब एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है कि, और सबके प्लस माइनस है। सब्सक्रिप्शन मॉडल में ये है कि अगर आप डालेंगे, अगर कोई खरीदता है तो आपको पैसे भी मिलेंगे, बट वो है कि अगर आपको लोग जानते नहीं है तो शायद खरीदने में थोड़े हिचके। कई फ्री वाले भी है तो वहाँ पे ना आपको कुछ मिलेगा, लेकिन ये है कि ज़्यादा लोग पढ़ेंगे आपको, तो वो डाल दीजिए। ऐसे करके मैंने, जो मुझे मेरी समझ है तो मैंने थोड़ा गाइड किया। बट उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे सीधे किसी फिल्म के लिए लिखना है। तो मतलब उनका अल्टीमेट, और बहुत सारे लोगों का एक काइंड ऑफ अल्टीमेट एक्कोलेड ये होता है कि मेरी किताब कब मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा मैंने काम कर लिया है, जबकि मैं किसी फिल्म के लिए लिख दूं। चाहे तो मतलब कहानी लिख दूं, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दूं, या एक दो गाने लिख दूं। फिल्म नहीं तो कम से कम वेब सीरीज के लिए लिख दूं। तो स्कोप की जहां बात है, तो कुछ लोगों के दिमाग में अल्टीमेट गोल वही है। तो ये बताइए कि वो स्कोप के बारे में जो फिल्म से आपने हुआ, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस पे कानूनी दावपेच होंगे, तो सब कुछ तो आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी आप बता सके कि वो कैसे हुआ। चिरकुट्स पे पहले तो नाटक हुए और उसके बाद फिल्म भी बनने जा रही है, तो ये कैसे हुआ? आ, नहीं वो ये जो कुछ भी बात है, तो अगर मैं इसमें से चिरकुट्स को निकाल दूं तो भी मेरा आंसर वही रहेगा। हाँ, तो इसमें हम चिरकुट्स की बात करें या ना करें उसको छोड़ देते हैं, और मैं एक जनरल आंसर देता हूँ। हाँ, मेरी किताब का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बिल्कुल। अलग अलग बात है। तो सबसे पहली बात है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको लिखना किसके लिए है। मतलब आप एक किताब लिख रहे हैं या एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों चीजें लिखनी अलग अलग होती हम्म, है। या अगर आप एक ऐसी किताब लिख रहे बिल्कुल। हैं जिसपे फिल्म बने, वो फिर एक और बात है। तो अगर आप किताब लिख रहे हैं जो पाठक पढ़े, तो फिर आप किताब की तरह लिखिए उसको। किताब कैसी होती है, क्योंकि स्क्रिप्ट अलग होती है, वो स्क्रिप्ट किताब नहीं होती। बिल्कुल। तो पहले आप एक किताब की कहानी, अगर आपको किताब लिखनी है तो आप आपकी कहानी लिखिए, आप कहानी लिखिए, उपन्यास लिखिए, जो भी लिखिए। हाँ, अगर वो चीज किसी को अच्छी लगेगी, जैसे मेरा अब फिर से वही जिक्र आ गया द चिरकुट्स का। तो नाटक जो उस पे हुआ, तो जो अमित अग्रवाल जी जो हैं वो ऑलवेज लर्निंग थिएटर ग्रुप के संस्थापक हैं, संचालक हैं, कर्ता धर्ता हैं। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया मेरी किताब पढ़ने के बाद, और उन्होंने कहा कि हम इस पे नाटक करना चाहते हैं।
तो मैंने कहा ठीक है आप कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे और आपको एक बार स्क्रिप्ट शेयर करें। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात। तो फिर उन्होंने मेरी किताब की कहानी को लेके नाटक की स्क्रिप्ट लिखी, वो काम उन्होंने किया। तो मैं इसीलिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किताब की कहानी अलग है, उपन्यास लिखना अलग चीज है, और फिल्म की, नाटक की कहानी या स्क्रिप्ट लिखना अलग चीज है। और अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना है, गाने लिखने हैं और वो सारी चीजें करनी है, तो फिर आप किताब लिखने और प्रकाशक के पीछे भागने से अच्छा है कि आप मुंबई जाके कोशिश करें, क्योंकि प्रकाशक आपकी किताब पे फिल्म नहीं बनाएगा, वो भी अल्टीमेटली आपकी किताब किसी प्रोड्यूसर के पास ही लेके जाएगा। तो आप सीधा वहां चले जाइए, वहां जाके कोशिश कीजिए और वहां मौका तलाशिए। अगर प्रकाशक के साथ रहना है या पाठकों के साथ रहना है, तो फिर आपको किताब लिखनी पड़ेगी, जो अलग चीज। तो पहले डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि लिखना क्या है और उस हिसाब से आगे बढ़ना। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं श्योर हूँ कि आपके साथ भी हुआ होगा। तो आपने बात की कि एक थिएटर ग्रुप ने आपको अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि हम बनाना चाह रहे हैं कुछ प्ले उस पर। तो ऐसे जो भी आता है, सो एक हिंदी में मैंने ये देखा है, एक रिवाज टाइप का है कि लोग फ्री में चीज़ें दे देते हैं। जैसे कि कई बार मेरी किताब जब प्रकाशित हुई तो बहुत सारे लोगों ने फेसबुक कमेंट में लिखा कि फ्री कॉपी कब भेज रहे हो। मैं 100% श्योर हूँ कि आपके साथ भी हुआ होगा ये। और हिंदी के थोड़ा ही ये बोलना, मैं नहीं दूंगा, तुम पैसे दे के खरीद लो। तो और ये शायद और जगहों पे भी होता है। अगर बोल दिया कि यार मैं तुम्हारे इस पे एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहा हूँ तुम्हारी कहानी पे, या अगर किसी शॉर्ट फिल्म में कविता यूज करना चाह रहा हूँ, तो शायद हिंदी का राइटर, खासकर जो नए राइटर्स हैं, वो शायद उनके निकले भी नहीं कि ठीक है तो मुझे क्या मिलेगा बदले में। तो ये स्थिति ऐसी क्यों हुई है, कैसे निकला जाए स्थिति, या आपको लगता है कि ये स्थिति सही है, ऐसी ही चलनी चाहिए? क्योंकि अगर इसको एज अ प्रोफेशन सोचे, जो कि अभी है नहीं, मतलब ना आपका है ना मेरा है, और जो भी आजकल के अधिकतर हिंदी राइटर्स है शायद इक्के दुक्के हों जो कि लिख के अपनी रोजी रोटी चला रहे हों, लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं है ऐसे लोग जो कि सिर्फ किताबें कहानियाँ लिख के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो अगर बाकी प्रोफेशन से तुलना करें तो वहाँ पे तो ऐसा होता नहीं कि अगर आप किसी आर्टिस्ट ने कुछ बनाया है कोई चीज़ तो आपको फ्री में दे दे। और शायद एक यही वजह है कि हिंदी राइटिंग प्रोफेशन बन नहीं पाया है। नहीं, तो आप कैसे डील करते हैं? पहली बात, आई एम श्योर आपसे भी लोग पूछते ही होंगे। नहीं, मैं थोड़ी देर पहले भी मैं ये कहने वाला था। और अच्छा, एक कमेंट आया था अंजू कुलकर्णी जी का। तो नमस्कार अंजू जी, और आप हमें देख रही हैं, बस बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहने वाला था कि जो बात हो रही, थोड़ी पहले बात हो रही थी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी कहानियां लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, लोग उसको पसंद करेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि फ्री में मत लिखिए। मतलब अगर आपके साहित्य मंजरी पे भी लिखने का ऑप्शन है, कोई लिख रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि आप ये ऑप्शन मत रखिए कि उसको फ्री में पाठकों को पढ़ने को मिले, क्योंकि ये पायरेसी होने की एक वजह ये भी है कि वो सोचते हैं कि जब फ्री में मिल रहा है तो हम पैसा देके क्यों वो करें। तो बेशक आप चाहें, आप अपनी कहानी का मूल्य 1 रुपया ही रखिए, लेकिन रखिए। पाठक को ये पता होना चाहिए कि ये चीज फ्री में नहीं है। कम से कम हिंदी का पाठक ये समझ जाए कि ये कुछ भी है, ये फ्री में नहीं। और इसका एक और लाभ ये है कि जो लोग चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ लिखा है, उन्होंने जो अपनी रचना लिखी है, उसका सही मूल्यांकन उन्हें हो, मतलब सही रिव्यू आए, मतलब पाठक पढ़ने के बाद अपनी जो उसके मन में आया है वो सही तरीके से बताए। तो इसके लिए भी जरूरी है कि उन्हें उस रचना का कुछ मूल्य रखना पड़े। अगर वो 1 रुपया भी उस पर रखेंगे, तो जो पढ़ने के लिए आ रहा है, अगर वो 1 रुपया पे कर रहा है, तो वो पूरा पढ़ेगा, वो पहले अक्षर से लेके और अंतिम तक उसको पढ़ेगा, क्योंकि उसने पैसा दिया है, चाहे जितना भी दिया हो, तो वो उसको पूरा पढ़ेगा।
और पूरा पढ़ने के बाद अगर उसको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल कहेगा कि भाई बहुत अच्छा था, और अगर खराब लगेगा तो जरूर कहेगा कि बहुत खराब था, मेरे पैसे 1 रुपए तुमने बर्बाद ऐसे कर दिए, बिल्कुल। आगे से मैं तुम्हारी कोई कहानी नहीं पढ़ूंगा। तो जिसने वो कहानी लिखी है 1 रुपए में, जो उसका जो लेखक है, उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भाई इस तरह की कहानी मुझे नहीं लिखनी है। वो उसको तुरंत उसको रिव्यू मिल जाएगा, अगर उसने 1 रुपया वहां पे कीमत रखी है तो। अगर उसने कोई कीमत नहीं रखी है, फ्री में पढ़ने वाला पाठक आया, 2 लाइन पढ़ेगा, उसको पसंद नहीं आया, वो चला जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो रिव्यू तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो मैं तो सबसे यही कहूंगा, और उस दिन व्योमा जी से जो शॉपिंग, हाँ जी, यही बात उनसे है। ये बात हो रही थी और उन्होंने भी यही कहा था कि फ्री में मत लिखो। उससे पहले अमित गुप्ता जी आए थे, जो कवि हैं, रात के उस पार के कवि हैं, और अब उनकी उपन्यास और कहानी संग्रह भी आएगा। तो उनका भी यही कहना था कि फेसबुक पे मत डालिए, अगर आप लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, तो फेसबुक पे मत डालिए। ऐसी जगह डालिए जहां पे कुछ आप उसकी कीमत रख सकें, जहां पे पढ़ने वाला कुछ पैसा दे, तब वो उसको सही से पढ़ेगा और उसका मूल्यांकन करेगा। आपको लगेगा कि आपने कितनी बेहतर रचना लिखी है, आप और बेहतर हो सकेंगे, और पायरेसी की समस्या खत्म होगी। हिंदी का लेखक या हिंदी लिखने वाला लेखन को प्रोफेशन बना पाएगा। जब उसको हर जगह से थोड़े थोड़े पैसे आने शुरू होंगे, तो वो ज्यादा टाइम देगा उसमें। तो ये बहुत सारे इसके लाभ हैं कि हमें से पहले ये चीज बंद करनी पड़ेगी। और रही बात दूसरी, जो हम ये कहते हैं कि हमसे लोग फ्री में किताबें मांगते हैं, तो वो भी तभी दूर हो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये फ्री में नहीं देगा तो मुझे पीडीएफ तो मिल ही जानी, या मुझे कहीं और से इससे अच्छी कहानी मुझे फ्री में पढ़ने को मिल जानी। तो वो चीज बंद करनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई हमसे फ्री में मांगता है, तो हमें वहां पे भी उसको एक बार मना करना सीखना पड़ेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत से इसमें इतना टाइम दिया है, और फ्री में तो मैं नहीं दूंगा, आप चाहे कुछ पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, ये फ्री वाली चीज तो, फ्री वाला काम तो नहीं है। नहीं है ये। तो हाँ, तो हमें सबसे पहले अपनी रचना की कीमत समझनी पड़ेगी कि ये कुछ ऐसा ही नहीं है कि बस हम ऐसे खाली बैठे थे और एकदम बस कुछ नहीं आ रहा था तो हमने, मतलब कुछ हमारे पास करने को नहीं था तो हमने लिख दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें काफी मेहनत लगती है। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो ये फ्री वाला काम हमें ही बंद करना पड़ेगा। और अगर आपकी साहित्य मंजरी पे ऐसा कुछ है, तो मैं तो कहूंगा आप 1-1 रुपया उसमें लगा दीजिए, 1 रुपया 50 पैसा जो भी है, और शुरू कीजिए इसको। जी खैर, मैंने व्योमा जी की भी बातें सुनी, आपकी भी बातें सुनी, पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ इससे, और असहमति के कारण भी है। बहुत अच्छे उदाहरण भी मैंने देखे, जैसे डॉक्टर प्रवीण झा हैं, उनका शायद आपने पढ़ा हो, तो उनका फेसबुक पोस्ट देख के ही मुझे मतलब बहुत सारी कहानियां पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे डॉक्टर प्रवीण झा का फेसबुक पोस्ट देख रहता है। मैं फेसबुक पोस्ट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं उसी पे पोस्ट आ रहा लिखिए, हूँ। बिल्कुल पोस्ट लिखिए, हाँ हाँ, बट नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्रवीण उन्होंने झा जी की कोई भी किताब वो उन्होंने इस पे नहीं डाली है। नहीं, मैं हाँ हाँ, उसी बोलिए बताइए। जरिए दूसरे पे आ रहा हूँ कि जैसे फेसबुक पोस्ट उनका, तो वो आजकल क्या करते हैं, और एक बहुत सही तरीका उनका भी एक अलग सा, कि वो क्या करते हैं, कोई भी एक सीरीज के बारे में कहानी लिखते हैं, उसको टुकड़ों टुकड़ों में अपने फेसबुक पेज पे डालते हैं, और फिर जब हो जाता है, जैसे 10 एपिसोड्स में कर दिया, जैसे अमेरिका का इतिहास के इतिहास पे एक था, सो वो पूरा उन्होंने डाल दिया, और उसके बाद फिर जाके उसको कंपाइल करके किंडल पे डाल दिया। तो मैंने उनकी बाकी किताबें पढ़ी, मतलब सारी तो नहीं पढ़ी, 2-3 पढ़ी, उसके अलावा खरीद के पढ़ी, लेकिन उसकी वजह ये थी कि मैंने उनको पहले फेसबुक पे पढ़ा, और इसी तरह और दूसरी बात, जैसे अगर इसको प्योर प्ले एज बिजनेस भी समझे, तो कई बार होता है ना कि जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो ट्रायल देती हैं, सो कई बार उसमें काम आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक तरीका सही है, एक तरीका गलत है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हैं, और मैं भी काफ़ी हद तक सहमत हूँ आपकी बातों से, लेकिन प्योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि डिस्कवरी कैसी होगी मेरी, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक किताब छाप भी दी किंडल पे, तो हज़ारों किताबें रोज़ छपती हैं, तो मेरी किताब कोई पढ़ेगा क्यों? वो डिस्कवरी कैसी हुई? एक बार मैंने कुछ अच्छा लिख दिया, पाठकों को पता चल गया कि मैंने अच्छा लिखा है,
उसके बाद शायद आसान है मेरे लिए पाठकों को आकर्षित कर पाना, लेकिन उससे पहले का, और जैसे बाकी जगह जैसे ट्रायल्स होते हैं बाकी इंडस्ट्रीज में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीका है। हालांकि आपकी बात से मैं काफी हद तक सहमत भी हूँ। नहीं, तो जो देखते हैं। नहीं नहीं, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप फेसबुक पोस्ट मत लिखिए, या अमित गुप्ता ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी कविताएं फेसबुक पे मत लिखिए, पर आप अपनी कविताएं लिखिए वहां पे, लेकिन जब आप किताब छाप रहे हैं तो कम से कम वो कविताएं मत उस किताब में मत रखिए जो आपने फेसबुक पे लिख चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर विचार हमारे मन में जो आता है हम उसकी कहानी बना देते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है। तो बहुत छोटी छोटी कहानियां हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, 2-4 लाइनों की, एक पैराग्राफ की, वो सारी आप लिखिए, वहां से आपको पता लग जाएगा कि आप कैसा लिख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा आपने लिख दिया कि आपको वो प्रकाशित करवाना है, या आप चाहते हैं कि ये मैंने काफी अच्छा लिखा है, इसे लोग पढ़ें, इसकी मैं किताब छपवाऊं, तो अगर आप उसको फ्री में दे देंगे तो फिर कौन पढ़ेगा? तो वही है। तो अच्छा, एक और चीज बताइए कि जैसे आपने बताया कि लाइफ आजकल जो है उसकी बहुत सारी कहानियां पहले प्रकाशित हो चुकी हैं कहानियां.com पे। तो चूंकि कहानियां.com कंटेंट पार्टनर है आपके पब्लिशर का, हाँ, तो क्या इस वजह से ये आसान हुआ? मान लीजिए कहानियां.com के अलावा कहीं और आपकी कहानियां होती, तो क्या इसमें भी पब्लिशर आपत्ति करते कि आपकी कहानियां हम नहीं छापेंगे क्योंकि इसमें से 50% कहानियां पहले ही कहीं छपी हुई हैं? नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा ही है कि किंडल पे एक किताब की कीमत होती है 49 रुपए, और जब वो किताब पेपरबैक में आती है तो उसकी कीमत होती है 100 रुपए, 110 रुपए, 115 रुपए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 115 रुपए की किताब कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि किंडल पे पढ़ना, हाँ, किंडल पे पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मोबाइल पे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मुझे किताब का तभी मतलब समझ में आता है जब वो पेपर बैक में हो, हार्ड बाउंड हो। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी पेपर बैक में पढ़ना पसंद करते हैं, जो मैं खुद, किंडल मुझे पे, कहानियां ऐप पे, शॉपिजन पे, साहित्य मंजरी पे, हाँ बिल्कुल, तो बहुत ऐसे लोग। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाशक ने जब वो कहानियां वहां पे देखी तो उसको लगा कि इसकी किताब मतलब ये किताब की फॉर्म में आनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इस ऐप में नहीं पढ़ रहे हैं, जो कहानियां के ऐप में नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी इनको पसंद करेंगे, और ये कहानियां उन लोगों तक भी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये सोच के वो प्रकाशक कहानियां से उसको पेपर बैक में लेके आ रहा है, ऐप से वो पेपर बैक में ट्रांसफॉर्म हो रही है कहानी। तो क्योंकि दोनों तरह के रीडर हैं हमारे पास, और जाहिर सी बात है प्रकाशक को कुछ ऐसा लगा होगा कि हाँ ठीक है, ये कहानियां सब तक पहुंचनी चाहिए, तो इसलिए उसने मुझसे ऐसा संपर्क किया होगा। तो अब ये तो इसके बारे में तो ज्यादा कुछ प्रकाशक ही बता सकते हैं कि भाई वो क्यों लेके आए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि शायद यही रीजन रहा होगा कि बेशक कुछ लोगों ने पढ़ा है वहां पे, लेकिन उन लोगों का क्या जो सिर्फ पेपर बैक पढ़ते हैं, तो उनके लिए वो कहानियां और कहाँ ऐसे जाए। बहुत लोग हैं। जैसे किताब पेपर बैक में एक खासियत ये भी कि उसे आप संजो के रख सकते हैं, वो जो वो वाली जो फीलिंग होती है वो किंडल के साथ नहीं आ सकती कि आप बैठे हो, आप अपना बुक, आपने एक बुक शेल्फ खरीदा और धीरे धीरे उसे आप भरते देख रहे हैं अपने पसंद की किताबों से, तो वो फीलिंग कभी किंडल पे नहीं आ सकती। तो आजकल क्या पढ़ रहे हैं, मतलब इसके अलावा लिखना तो हो गया, पढ़ क्या रहे हैं आजकल आप? मेरा मेरा ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और जो भी मिल जाता है मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, हाँ, जो भी ऐसी किताब मुझे दिखती है ये मैंने नहीं पढ़ी है, तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। और आजकल अगर बात करूं तो जैसे सूरज पॉकेट बुक्स की बात हुई कि उनसे मैं अनुवाद के उससे जुड़ा हूँ, वहाँ पे अनुवादित 2 किताबें हैं वहाँ। तो और जो मैंने जेम्स हेडली चेज का जो अनुवाद किया है, यू आर डेड विदाउट मनी, जो दौलत का खेल के नाम से है, तो उसके पहले मैं ये क्राइम थ्रिलर या इस तरह की चीजें नहीं पढ़ता। मतलब मोस्टली वो क्राइम थ्रिलर, रहस्य, रोमांच, थोड़ा जासूसी, इस टाइप की चीजें होती है, तो मैं ऐसी कहानियां नहीं पढ़ता था।
तो मैं कहूँ कि आजकल मैं थोड़ा कुछ वही पढ़ रहा हूँ, और तो अच्छा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है। ऐसा लगता है कि वही मैं जिक्र करना चाहूंगा, जैसे शर्लॉक होम्स बहुत पसंद है मुझे, सबको पसंद होगा, सब जानते होंगे सबको शर्लॉक पसंद है के जी, बारे में। बिल्कुल। ब्योमकेश बख्शी हैं। बहुत ही हाँ, ब्योमकेश बख्शी को कौन नहीं जानता है। और अगर इससे थोड़ा और हटके अगर हम जाएं तो जेम्स बॉन्ड, तो तो इनकी हम जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखते हैं, खूब देखते हैं, खूब पसंद आता है। तो मुझे वैसी ही कुछ फीलिंग आती है जब मैं ये किताबें पढ़ रहा हूँ इस तरह की, कि वही मजा आ रहा है कि चलो जेम्स बॉन्ड की किताब, जैक रीचर को हमने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, टीवी पे नहीं देखा है, लेकिन ये किताब पढ़ के उसकी कमी पूरी हो जाती है कि अरे वाह, मजा आ गया, मतलब ऐसा लगता है जैसे फिल्म देख रहे हैं। या जो ब्योमकेश बख्शी और शर्लॉक होम्स की मैंने बात की, तो सूरज पॉकेट बुक्स से ही ये अपने पाठक साहब जो हैं, सुरेंद्र मोहन पाठक जी की किताब आई थी तकदीर का तोहफा। अच्छा। तो उसके पहले सुरेंद्र मोहन पाठक जी के सब उपन्यास हैं। तो उपन्यास उपन्यास अलग होते हैं, तकदीर के तोहफा में उनकी कहानियां हैं, ओ, और उनकी कहानियां वैसी ही जासूसी कहानियां हैं। मतलब उनको पढ़ के मुझे लगा कि अरे ये तो इसके अंदर, आप इसके अंदर का जो जासूस है, उन्होंने पाठक लिखा है कि इसका जो जासूस है उसमें कहीं कहीं पाठक जी का जिक्र आता है। मैंने कहा वो पाठक जी हटा के आप ब्योमकेश बख्शी लिख दीजिए, वो हटा के आप शर्लॉक होम्स लिख दीजिए, फीलिंग तो वही आ रही है। जी। तो आजकल, हाँ, आजकल तकदीर उस का तरह की, तोहफा आपने हाँ बताया। हाँ, तकदीर का तोहफा। तो आजकल उस तरह की किताबें पढ़ने में काफी मजा आ रहा है, ऐसा लगता है फिल्म देख रहा हूँ। सही सही, मतलब अलग अलग जॉनर की पढ़नी चाहिए। और हालांकि आजकल प्रेम पे और रोमांटिक कहानियाँ, कविताएं या उपन्यास ज़्यादा लिखे जा रहे हैं, तो वैरायटी होनी चाहिए ऐसी भी। मेरा मेरा खुद का जो लाइफ आजकल है, वो उसमें ज्यादातर प्रेम कहानियां हैं। हमारे आसपास जो प्रेम कहानियां घट रही हैं, ज्यादातर कहानियां वैसी हैं। लेकिन अब आजकल मुझे ये पढ़ने में मजा आ रहा है, तो मैं यही पढ़ रहा हूँ। क्योंकि लेखक को सब तरह का पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता बिल्कुल। कि उसे कहाँ से क्या मिल जाएगा, ये नहीं पता होता है। तो जब तक सब तरह की चीज नहीं पढ़ेंगे, तब तक पता कैसे चलेगा कि लिखा क्या जा रहा है। मुझे याद है कि और कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं ऐसा कुछ अलग हटके, जैसे हमारा भी एक मन में होता है कि इस तरह की चीज़ें या इस राइटर्स की चीज़ें हम ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उससे अलग हम लोग कभी हमने कुछ पढ़ा और वो अचानक से अच्छा लग गया, तो हमें लग रहा था कि हम लोग कितनी बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। ये मुझे मैं गज़लें नहीं पढ़ता था, और मुझे और क्या था कि 9वीं 10वीं क्लास तक गज़लों का जनरली जो फिल्मों में आता है उसी से मतलब समझ वही थी, तो उतना कुछ खास लगाव नहीं था। दिनकर बच्चन ये सब तो उस समय पूरी मतलब मधुशाला जैसे रटी हुई हो, उस तरह की स्थिति थी। फिर मैंने 10वीं के बाद पहली बार दुष्यंत कुमार को पढ़ा, और फिर उनको मैंने ढूंढ के पढ़ा, और फिर मुझे लगा कि अगर मैं नहीं पढ़ता तो कितनी बड़ी चीज मैं मिस करता, टूट और जाती मेरे। कितनी बड़ी चीज छूट जाती। तो वो तो है, अलग अलग चीजें पढ़नी चाहिए। फिर जाते जाते ठीक है, चलिए 1 घंटे से ज्यादा का समय भी हो चुका हाँ, है। ये बताइए कि अभी आने वाले समय में क्या प्लान्स है? कुछ है पाइपलाइन में, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ नया लिख रहे हैं, कुछ अलग? हाँ, नहीं है, बिल्कुल है। और हम्म, जो भी कुछ लिख रहा हूँ, मतलब 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अब उसमें से कौन सा पूरा हो जाएगा, लेकिन ये है कि तीनों प्रोजेक्ट अलग हैं। और तो अब उसमें से कौन सा पूरा हो जाएगा, कौन सा पहले आ जाएगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी आएगा वो अलग ही आएगा। और मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ वैसा कुछ लिखने की, तो हो सकता है वक्त भी लगे। और लेकिन जो आएगा अलग आएगा, कुछ नया, कुछ एक्सपेरिमेंट होगा मेरे लिए भी, पाठकों के लिए भी। तो देखेंगे क्या होता है। तो लॉकडाउन आपके लिए काफी प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। नहीं, लिखने वाले लेखक, लेखक तो क्या होता है, लेखक को तो क्या मतलब एक लैपटॉप चाहिए बस। उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। वो तो लेखक तो पहले भी वही अपने कमरे में बंद होके लिखा करता था, अब सरकारी रूप से बंद है, तो उसके लिए तो। वो उसके उनके बारे में बोलते हैं ना, गैब्रियल गार्सिया मार्केज के बारे में, कि जब उन्होंने 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड लिखा था,
तो कितने सालों तक वो अपने घर में एक कमरे में बंद थे। उनकी बीवी उनको खाना पहुंचाती थी बाहर से, और ऐसी स्थिति होगी, सब काम उनकी बीवी ही करती थी, और ऐसी स्थिति हो गई थी कि घर के सारे फर्नीचर्स तक बिक गए थे। और जब वो उन्होंने नॉवेल खत्म की 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, और वो जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि घर की क्या स्थिति हो गई। वो अलग ही दुनिया में थे। लेकिन ये है कि उनका वो उनकी जो तपस्या है वो सार्थक हुई। बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। तो वैसा, हाँ, वैसा वैसा तो कुछ नहीं, मतलब मैं तो चाह के भी वैसा कुछ नहीं लिख सकता हूँ, मतलब वो तो, हाँ, वो तो ऐसा कुछ होता है कि वो माउंट एवरेस्ट है, हम नीचे खड़े हैं, बस देख वो ही सकते अलग हैं कि लेवल है, सही। काश वहाँ पहुंच जाए, तो वो अलग बात है। बाकी लॉकडाउन का तो ऐसा कुछ खास असर लेखकों पे तो मुझे नहीं लगता लेखकों पे पड़ा में होगा। तो बाकी ठीक है, टाइम है, निकल जाएगा। ठीक है आलोक, बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे कि आपको पहले भी बताया कि कई सालों से सोचा था। जब पहली बार आप द चिरकुट्स की समीक्षा लिखी थी मैंने, तो उस वक्त मैंने सोचा था कि एक ऐसा वीडियो सीरीज भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पाठकों की बहुत सारे राइटर्स से हम लोग बात करते हैं, उनकी किताबें आती हैं, उसकी समीक्षा लिखते हैं। तो एक बार उस समय ही दिमाग में आया था, चलिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो बिल्कुल। और मेरी लाइफ आजकल की भी समीक्षा का इंतजार रहेगा मुझे, कि जी, मुझे आप पढ़ना है। मैं वही जैसे बोल रहा था, तो अमेज़न पे जैसे ही आ जाती है मैं मंगा लूंगा, या एक बार आपके पब्लिशर के साइट पे भी जाके देखता हूँ। मतलब हाँ, मुझे लगता है अमेजोन पे आपको महंगी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी जो रेट है उसका कुछ शायद 140 रुपए, थोड़ा भी बढ़ ही गया है शायद, लेकिन फिर भी आपको अमेजोन पे महंगी ही पड़ेगी फिलहाल, अभी फिलहाल के लिए। हो सकता है कुछ टाइम के बाद, क्या पता, नहीं पता मुझे क्या होगा। तो आप अगर अभी मंगा लेंगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगी, और ऑटोग्राफ कॉपी भी मिल जाएगी। तो और बाकी अमेजोन का इंतजार करना है तो हफ्ता 10 दिन रुकिए, अमेजोन पे भी आ जाएगी। हाँ, तो देखते हैं, मतलब कई बार डिलीवरी का भी होता है, क्योंकि मैं हाँ, अभी हाँ, बिल्कुल। कटिहार में हूँ, नहीं तो नहीं, अरे बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ। आप, हाँ, आपको जहां से मन करे लेकिन आप हाँ, वो तो है, क्योंकि किताब मंगाइएगा, चिरकुट समीक्षा जरूर कीजिएगा, जी जी, तो चिरकुट्स बताइएगा के जरूर। समय से हम्म, चिरकुट्स के समय से जुड़े हुए हैं, आपको पढ़ रहे हैं, तो मुझे याद है कि आपने भी एक दो समीक्षाएं लिखी थी साहित्य मंजरी के लिए। मुझे हाँ याद है हाँ 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 नीलोत्पल मृणाल जी की ऑकर की समीक्षा आपने हाँ लिखी थी, हाँ। जहाँ तक और मुझे एक याद और है। विद यू विदाउट यू की भी शायद लिखी। हाँ हाँ हाँ, शायद। हाँ, तो तो ठीक है, फिर से जुड़ेंगे आपसे, चाहे तो कभी आपके वॉल पे, या तो फिर ऐसा साहित्य मंजरी हाँ की हाँ, ओर बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करेंगे। तो हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा कहा आपने। तो एक बार किताब आ जाए मेरे, जी। जब, हाँ, पाठकों को किताब मिलने लगे, और हम्म, आप भी अगर पढ़ लें, हम्म, तो उसके बाद फिर मिलते हैं, तो जी और बिल्कुल। मजा आएगा, फिर किताब की कहानियों की भी चर्चा हो हाँ, जाएगी उसके थोड़ी चर्चा होगी। बहुत। हाँ, अभी मैं चाह रहा था उसकी भी चर्चा करना, फिर मुझे लगा एक बार मैं कम से कम पढ़ लूँ, तो फिर बिल्कुल। चर्चा करने में हाँ अच्छा हाँ, लगेगा। ज्यादा ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। ठीक है, चलिए, कुछ ही दिनों पे ये वीडियो यूट्यूब पे भी आ जाएगी। मैं आपके चैनल का लिंक भी नीचे दे दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी लाभदायक होगा। जो भी समझना चाहते हैं, इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा है, और आपकी अच्छी सीरीज चल रही है। आज भी शायद आप ऋषभ से हाँ बात हाँ कर रहे हैं। हाँ, शाम को है। हाँ तो हाँ, तो इनके फेसबुक वॉल पे भी जाके आप देखिए। उनकी भी हाल में किताब आई है, वो भी मैं प्लान में ही है, उसे पढ़ूँ फिर उनसे बात करूँ। तो देखते कब होता है। चलिए, बिल्कुल। ठीक है जी, चलिए, ठीक थैंक है, यू। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आपका बुलाने के लिए मुझे। जी, आपका आने के लिए धन्यवाद। चलिए।